पॉलिटिक्स में आए तो कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं सोची थी कि हमें कोई टिकट मिलेगी या लड़ेंगे, तो एक सोशल वर्किंग के हिसाब से और लगा कि समाज के अंदर सक्रिय है तो लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं है, कार्यकर्ता और पार्टी और उसकी विचारधारा प्रधान है। और पॉलिटिक्स में आप जब किसी सामाजिक दायित्व में आते हैं, जैसे कोई जीतते हैं, पार्षद है, विधायक है, तो उसके बाद आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, उन दोनों की ये परीक्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। स्वागत है आपका राजनीति.com में। आज हमारे साथ है कृष्णनगर से निगम पार्षद श्री संदीप कपूर जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जतिन बुलाने के लिए। सर शुरुआत करते हैं आपके पास से। आप 2017 में सबसे पहले जीते निगम पार्षद का चुनाव। उससे पहले की आप अपनी जीवनी के बारे में बताइए सर। देखिए, मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बचपन से ही थोड़ा सामाजिक रूप से सक्रिय रहा, क्योंकि संघ की शाखा में जाना शुरू किया तो वहीं से ही समाज के बीच में काम करना, लोगों के बीच में मिलना जुलना, तो वो एक थोड़ा सा अपनी आदत में आ गया। लेकिन पढ़ाई में भी साथ साथ ऐसे चलता रहा। तो मैंने 11वीं 12वीं तो कृष्णनगर से ही की, उससे पहले 10वीं मैंने ग्रीनफील्ड स्कूल से की। और फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास साइंस थी, तो मैंने फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने बिजनेस मार्केटिंग में भी किया। और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने 12-13 साल नौकरी की। लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में रुचि मेरी लगातार बनी रही। और बाद में 2009 से पहले तक मैं संघ की शाखाओं से जुड़ा रहा और अलग अलग संस्थाओं RWA से जुड़ा रहा और लोगों से संपर्क में रहा। और 2009 में एक्चुअली मैं एक्चुअल जो पॉलिटिक्स में आया, उस समय हमारे विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो उनके साथ बातचीत में ऐसा उन्हें भी लगा, तो उस समय राजनीति के अंदर में आया और सीधा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा 2 टर्म में। तो वहाँ से मेरा एक्चुअली राजनीतिक सफर जो है वो शुरू हुआ। RSS में आप पहले से थे? हाँ, संघ की तो शाखा में बचपन से जाते थे, पार्क में गए खेलने परिवार वालों के साथ? हाँ, परिवार मेरा भी, मेरे पिताजी भी संघ की शाखा में जाते रहे, तो वो संस्कार थे, तो मैं भी जाना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज की सेवा करना और अपना आचरण ठीक करना, ऐसे सारे गुण मिले। और वो आगे जाकर मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो कैरियर को बिल्डअप करने में वो बड़ा मुझे सहायता मिली उन सबसे। तो परिवार का तो इसका मतलब सपोर्ट आपको शुरू से रहा ही है कि अगर आप संघ के साथ भी जुड़े रहे और उसी के साथ साथ आप ये क्या नाम है सामाजिक कार्यों के साथ भी आप लगे रहे। देखिए, परिवार का सपोर्ट तो ज़रूरी होता है जब आप किसी सामाजिक काम में करते हो। तो उसमें चाहे मेरे माता पिता रहे, चाहे बाद मेरी पत्नी रही, चाहे बाद में बच्चे रहे, तो सभी का सपोर्ट रहा, क्योंकि उसके बिना तो आप घर से निकल भी नहीं सकते हैं। तो ये परिवार मेरा सहयोग हमेशा रहा मेरे साथ। एक कंपनी का नाम मैंने आपके साथ पढ़ा है, मोदी जीरोक्स सर्विस। हाँ। तो मोदी जी के साथ तो एक तरह से आपका काफी गहरा कहेंगे रिश्ता सा ही रह गया। नहीं, ये जो आपने मोदी तो है, सोचा ये नहीं तो होगा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करी तो मैं उसके साथ भी ये तो जाऊं। डॉक्टर BK मोदी, जो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जी जी। उसकी कंपनी थी जेरोक्स करके, एक कोलैबोरेशन थी। तो मैं जब इंजीनियरिंग करके आया तो मेरे एक दोस्त इस कंपनी में थे, तो उन्होंने कहा यार कुछ वैकेंसीज है, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो इंटरव्यू हुआ, रिटर्न एग्जाम हुआ, तो कंपनी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं फिर उस कंपनी के अंदर सर्विस इंजीनियर रहा। तो हमारी कंपनी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स में थी, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं उस कंपनी में इंजीनियर रहा, बाद में सीनियर मैनेजर भी रहा। और दिल्ली के अंदर जो है, मैं जो है गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, नोएडा, फरीदाबाद, जो आसपास की सारी ब्रांचेस मैंने 2000 तक देखा। ये तो मैं सीनियर मैनेजर था, 40-50 लोग मेरे अंडर थे। तो वहाँ जो मैनेजमेंट के गुण हमने सीखे उस कंपनी में, क्योंकि एक बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें क्वालिटी प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज,
तो ये जो क्वालिटी प्रिंसिपल्स जो वहाँ हमने सीखे, मैनेजमेंट के गुर सीखे, वो बाद में जाके अपने बिजनेस में भी और राजनीति में जब मैं निगम पार्षद बना तो बहुत उसका मैंने प्रयोग किया और बड़ा सफल रहा वो मेरा जो ये सारा सफर था कि एक संसद, उसके बाद इंजीनियर के बाद एक बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी और उसके बाद निगम पार्षद। तो इन सब में ये जो बचपन से ये जो चीजें हम सीखते गए, इन सब का बड़ा योगदान रहा और मुझे बड़ी मदद मिली इससे। पॉलिटिक्स के अंदर तो आपने कहा जैसे 2009 में आपने शुरुआत हाँ, कर ली थी उसकी, हाँ। उससे पहले आप एज ए कार्यकर्ता ही रहे होंगे, जी जी। तो कितना फर्क रह जाता है एज ए कार्यकर्ता के अंदर? आप तो पार्टी के लिए भी काम करते हैं, जनता के लिए भी करते होंगे, तो उसके बाद जब एक पद मिल जाता है, जिस तरीके से आपने 2017 में आप जब पहली बार चुनाव जीते, उसमें कितने पब्लिक चैलेंजेस के देखिए, साथ आप आते हैं? जब पॉलिटिक्स में आए तो कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं सोची थी कि हमें कोई टिकट मिलेगी या लड़ेंगे, तो एक सोशल वर्किंग के हिसाब से और लगा कि समाज के अंदर सक्रिय है तो लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा। लेकिन 2017 में पार्टी ने जब मुझे चुना वहां से चुनाव लड़ने के लिए, तो कार्यकर्ताओं और जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिला। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं है, कार्यकर्ता और पार्टी और उसकी विचारधारा प्रधान है। तो उस समय पूर्वी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोट का मार्जिन कृष्णानगर में रहा मेरी सीट पे। और पॉलिटिक्स में आप जब किसी सामाजिक दायित्व में आते हैं, जैसे कोई जीतते हैं, पार्षद है, विधायक है, तो उसके बाद आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, उन दोनों की ये परीक्षा होती है। क्योंकि एज ए पॉलिटिशियन आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के इश्यूज आपको पता लगते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं। अब आपको जब आप जीतते हैं तो आपको मौका मिलता है कि वो जो इश्यूज है और जो सरकार है उसके बीच में कैसे आप कोऑर्डिनेशन करें और उन जनता की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। तो उस समय मुझे जो मेरे मैनेजमेंट के जो मैंने गुर सीखे थे, तो वो मुझे बहुत काम आए। जो संघ के अंदर हमने डिसिप्लिन सीखा, वो सब मुझे काम आया और मैं बहुत सारे ऐसे काम कर पाया 2017 में कि दोबारा पार्टी ने मुझे दोबारा से 2022 में जो चुनाव लड़ने के लिए दोबारा से मुझे 2022 में भी आप हाँ। जीते, तो काफी फर्क रहा है इस चीजों में कि आपने 2017 में जो काम करते हुए आए हैं, उसके बाद 2022 में भी आपको नए चैलेंजेस भी मिले होंगे। जी जी जी। तो पार्टी का आपके ऊपर एक विश्वास हो जाता है, जनता का एक विश्वास होता है, तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है इस चीज को फेस करना। देखिए, दोबारा चुनाव लड़ना क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है और हम ऐसी एमसीडी में थे, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, जिसमें पूरे 5 साल हमें सिर्फ 25 लाख रुपए का बजट मिला। लेकिन जब मैं 2017 में निगम पार्षद बना तो कृष्णानगर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ये थे कि गली मोहल्ले में काफी सारे ऐसे कूड़ेदान थे जहाँ दिन में कूड़ा इकट्ठा होके वहां डाला जाता था और रात को कूड़ा उठता था। उस समय पूरे इलाके में बदबू होती थी, तो दिन भर कूड़ा दिखता था लोगों को। वहाँ चैलेंजेस ये था कि जब बारिश आती थी तो पानी भर जाता था। वहाँ चैलेंजेस ये थे कि जो बाजारों को ब्यूटीफाई करना था, जो ऐसे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स थे जहाँ लाइटें नहीं थी, तो रात को हमें जगमगाहट करनी थी। तो ये बहुत सारे काम थे, लेकिन इन सभी चैलेंजेस को हमने विजन लेके और एक डायरेक्शन लेके, हमारे पास स्कूल बहुत सारे थे लेकिन 2 मेरे पास स्कूल ऐसे थे जो बिल्कुल जर्जर हालत में थे। मतलब अगर कोई वहां चला जाए तो वो कहेगा यार एमसीडी के ऐसे स्कूल है। तो मेरे पास ये चैलेंज था कि उन स्कूलों को अच्छा करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 और 2022 में जो हम फर्क डाल पाए कृष्णानगर में, और जो मैं खुद अपनी अचीवमेंट्स में गिनाना चाहता हूँ कि हमने लगातार नालों और नालियों पे काम किया। और हमने आज की डेट में अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है, बहुत तेज भी बारिश आ जाए, तो आधे घंटे में कृष्णनगर से पानी निकल जाता है। वो जो उस समय जो एक दिक्कत थी जल भराव की, वो हमने पानी खत्म की की। बहुत समस्या रही हाँ, कृष्णा वो नगर। हमने खुद आपकी मैं हाँ, यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, मैं खुद ही हाँ, कृष्णानगर जो आपने कहा उसी हाँ, स्कूल से ही पढ़ा हूँ। हाँ। तो वो तो लेकिन स्कूल से अब नहीं है। अब नहीं है, हाँ, इसमें अब नो आप डाउट अब आएंगे। इतना नहीं है। आप जिस दिन मैंने बहुत सारे मैं तो क्या करता था, जब बारिश तेज होती थी तो 3-4 लोगों को बोलता था कि आप अपना कैमरा लेके और सड़कों पे निकलो, लाइव चलाओ। ये देखो जी, इस सड़क पे हम जा रहे हैं, यहाँ पानी नहीं है। तो मैं लाइव चलाता था। और मैंने जब भी तेज बारिश आई, मैंने अपने फेसबुक लाइव पे आके कहा कि आप मेरे इसी पेज पे जहां जल भराव है, इमीडिएटली दैट्स अ चैलेंज टू यू, आप उस पर डालिए जहाँ जल भराव है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो मैंने ऐसे चैलेंजेस जनता को दिए। तो उससे मुझे लगा कि नहीं,
जल भराव की समस्या कम हुई है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक के बीच में गए। ऐसे ही जो डार्क स्पॉट्स थे उन सब पे हमने एलईडीज लाइटें लगवा के उन सारे डार्क स्पॉट्स को खत्म किया। ऐसे ही किशन में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक पार्किंग 2012 में स्टार्ट की थी और मुझे सौभाग्य मिला कि उस पार्किंग को हमने 2019 में कंप्लीट करवा के उसको इनॉग्रेट किया। वो पूर्वी दिल्ली की पहली मल्टी लेवल पार्किंग है जो 7 मंजिली ऊपर है, 2 मंजिल नीचे, 300 गाड़ियां आ सकती हैं। और मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि पूर्वी दिल्ली के इन 5 साल में सिर्फ 2 ही स्कूल 4 मंजिली जड़ से बने। वो दोनों स्कूल मैं किशन नगर में बनवा पाया। एक मल्टी लेवल पार्किंग के साथ किशन नगर डबल स्टोरी स्कूल था। आज वो 4 मंजिली स्कूल बन के 1 साल पहले तैयार हो गया। उसका जो है शिलान्यास और उद्घाटन दोनों करने का मुझे सौभाग्य मिला। बाहर से नेता आए, जनता का प्यार मिला। ऐसी राधेपुरी में एक स्कूल है 4 मंजिली, वो भी तैयार है। तो ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स में खड़ा कर पाया इन 5 साल में, वो भी ऐसे पूर्वी दिल्ली में जिसमें कि फंड का बहुत अभाव था। तो मैं इसे एक बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। मैंने कृष्णनगर के अंदर कोशिश करके अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया, जिसमें 5 टन जो गीले 5 टन मतलब 5000 किलो गीले कूड़े से बिजली और खाद बन रही है। हमने कृष्णनगर के अंदर ऐसा एक सिस्टम किया जिसमें कि प्लास्टिक को हम पूरे कृष्णनगर से इकट्ठा करते हैं। डेली 50 किलो से लेके 100 किलो प्लास्टिक को हम सेग्रीगेट करके रिसाइकिल के लिए देते हैं। ऐसे ही हम एक शौचालय बना रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय, जो जीरो वेस्ट है। मतलब जितनी भी उसमें गंदगी है वो फिल्टर होके दोबारा से रिसाइकिल होती है, तो पानी को यूटिलाइजेशन है। यमुना के प्रोजेक्ट के लिए ऐसे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं इंजीनियर था, मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा, जनता का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, तो ऐसे हम बड़े काम कर पाए कि दूसरे वार्डों के लिए भी वो एक तरीके से उनके लिए बेंचमार्क की तरह से हाँ काम बेंचमार्क करें, की बिल्कुल। तरह। तो ये काम हम कर पाए और मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सबको देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा, मुझे दोबारा मौका भी दिया और दोबारा से मुझे जिता के भी लेकर आए। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आप रहे 2019-20 जी। कोविड के उस टाइम पे एक हाँ, वो दौर बहुत आई बड़ा है। चैलेंज था। 2019-20 में मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहे थे, कुछ हमने स्टार्ट किए। उसमें पूर्वी दिल्ली के अंदर 1,16,000 जो पीली लाइट्स थी, वो उन सबको एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट किया हमने, और उससे कम से कम 78% एनर्जी की सेविंग हुई। जो 6 करोड़ का बिल पूर्वी दिल्ली को हर महीने देना पड़ता था बीएसएस का, वो घट के सिर्फ 2 करोड़ रह गया। और जितनी पुरानी लाइट्स थी वो सब हमने रिप्लेस की। तो वो प्रोजेक्ट तो काफी पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन कंप्लीट करने का मुझे उसे मौका मिला। ऐसे ही जो गाजीपुर पे लैंडफिल साइट है, आप देख रहे हैं कि इस समय बहुत बड़ा इशू है। केजरीवाल जी बार बार उसका नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार का उसमें 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। उस समय 2019 में उस पहली मशीन को सांसद गौतम गंभीर जी के साथ पूर्वी दिल्ली में लगाया। मैं उस समय वहीं था जो पहली प्रोटोटाइप लगी, और आज दिल्ली में ऐसी 50 मशीनें हैं। और लगातार वो जो पहाड़ी है उस पर वो मशीनें बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी ऐसे ऊंची थी तो उसमें हमें प्लेन जगह चाहिए। तो पहली मशीन, दूसरी, आज 15 मशीनें गाजीपुर में। हाँ, वो प्रोसेस हमने डेवलप किया। मतलब मोदी जी का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 था, हमने उसे फॉलो किया और फिर ये पहला प्रोटोटाइप लगाया। और आज की डेट में पूरी दिल्ली के अंदर तीनों पहाड़ों से 75 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हम साफ कर चुके हैं। और जिस हिसाब से हम ये चल रहे हैं, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहा है जैसा हमने स्टार्ट किया था, आज भी वैसा है। और इसका सारा पैसा जो 700-800 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार दे रही है। तो दिल्ली सरकार ने ना कभी इसमें इंटरेस्ट लिया 8 साल में, ना उन्होंने कोई विजिट की और ना उन्होंने कोई योजना दी। और आज भी सिर्फ उसका क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट जनता को जा रहा है, मोदी जी के मैनेजमेंट एक्ट को जा रहा है। और उस समय जो हमारी बीजेपी की सरकार इंजीनियर से ये उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर गाजीपुर से लेके ओखला और भलसवा, ये तीनों लैंडफिल साइट हम जीरो कर देंगे। इसमें सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो जितना कूड़ा पड़ा हुआ है इसे लिगेसी वेस्ट बोलते हैं, कि पुराना कूड़ा, और ये ज्यादातर ये मिट्टी हो चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, छाननी होती है उसमें 3 तरीके की वेस्ट निकलती है। पहला तो उसमें प्लास्टिक, आप सबको पता है 500 साल तक नहीं गलता, कपड़ा प्लास्टिक उसके अंदर है। उसे हम हल्के जो पदार्थ है, जो ज्वलनशील है, उसे आरडीएफ कहते हैं, उसे हम अलग करते हैं। वो साथ में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाके जल के वो एनर्जी देते हैं, बिजली।
दूसरा इसमें से निकलती है रोड़ी पत्थर, वो भी गलते नहीं, वो तो आप 200 साल रख दो नहीं गलेगा। उन रोड़ी पत्थर को निकाल के हम शास्त्री पार्क में हमारा एक प्लांट है जिसके अंदर उसमें हम क्रश करके उसमें सड़क बनाने का मटेरियल बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं। अब जो रेजिडुअल रह जाता है उसे इनर्ट्स बोलते हैं, वो 60% होता है, उसमें मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ है। आप देख ही रहे हैं कि गडकरी जी ने कैसे हमें उसमें मदद की, और आज कम से कम 30 से 40 लाख मीट्रिक टन वो जो इनर्ट्स निकला हुआ है वो दिल्ली के आसपास जितनी भी NHAI के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो उसमें जा रहे हैं। तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। इसमें निगम की पूरी योजना उस समय की जो है आज भी वैसे ही काम चल रहा है, और पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। ये जो ज्यादातर ये कूड़ेदान जो हम देखते हैं उधर मशीनें लगी हैं, जनता को भी इसके लिए सजग करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए, ये इसका भी पूरा जो कंसेप्ट है मोदी जी ने 2016 में दिया था, जब मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया ना कि हमें भारत को साफ रखना है, तो उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया था, उन्होंने कैसे साफ रखना है उसका एक पाथ बना के हमें दिया, और पूरे देश में आज वो इम्प्लीमेंटेड है। उसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 उसके नाम से उसे जाना जाता है। 2019 में उसे हमने पूर्वी दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया, और आप देख रहे हैं कि उस एक्ट के आने के बाद पूरी दिल्ली के अंदर जो कूड़ा उठाने का मैनेजमेंट है वो टोटल हमने चेंज किया, और आज पूर्वी दिल्ली के अंदर 600 गाड़ियां हर गली कूचे में घर घर जाके लोगों से कूड़ा इकट्ठा करती हैं, और उन्हें कॉम्पैक्टर ट्रक है, 150-200 कॉम्पैक्टर ट्रक है। जहां पहले ढलाव के अंदर कूड़ा जाता था, रात को उठता था, बदबू होती थी, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में दिन के अंदर ही उन ट्रकों के अंदर कूड़ा डाल के उन्हें स्क्वीज किया जाता है, और वो सारा जो कूड़ा है आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहे हैं। और हमने जगह जगह कॉम्पैक्टर प्लांट्स लगाए हैं, कूड़ेदान हटा दिए। आज पूर्वी दिल्ली के अंदर 350 कूड़ेदानों में से 200 कूड़ेदान हट चुके हैं, और उनकी जगह कॉम्पैक्टर प्लांट्स और ये ट्रक आ गए हैं। कॉम्पैक्टर प्लांट एक बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर कूड़ा जब आप डालते हो टिप्पर से, हाथ गाड़ी से या हाथ से, वो उसे दबा के डब्बे के अंदर भरती चली जाती है। जब वो डब्बा भर जाता है 8-10 टन, जब वो भर जाता है तो उसे फिर गाजीपुर में जाके खाली किया जाता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो सिस्टम है उसमें मलबा अलग लेकर जाया जाता है, अलग प्लांट में कूड़ा अलग ले जाया जाता है, उसके अलावा जो पत्तों टहनियों का कूड़ा है वो अलग लिया जाता है। तो हम लोकल लेवल पर ही प्लास्टिक अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो लोकल लेवल पर ही कूड़े को अलग कर रहे हैं, जिससे कि गाजीपुर में जहाँ 2000 मीट्रिक टन कूड़ा पर डे जाता था आज सिर्फ 1000 है, 50% रह गया। और वहां से जो कूड़े का निस्तारण हो रहा है वो 3000 मीट्रिक टन है। तो 3 गुना गति से उन पहाड़ों को हम कम कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये पहाड़ आपको नहीं दिखेंगे, या ग्रीनरी दिखेगी, या आपको पार्क दिखेंगे, या वेस्ट टू वंडर पार्क दिखेंगे आपको। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। जिस तरीके से जमुना जी को भी साफ करने में लगे हुए हैं, सभी के सभी पार्टी सहयोग देती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, चाहे कोई भी हो, तो आपको लगता है कि इसमें जनता का भी कितना योगदान है उसको साफ करने में, और जो जिस तरीके से काम अभी चल रहा है उसके अंदर, तो कितना टाइम अभी और लग देखिए, सकता है? मैं आपके दर्शकों को 2-3 चीजें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है, मतलब आपको यहाँ सांसद भी दिखेगा, यहाँ आपको विधायक भी दिखेगा, या पार्षद भी दिखेगा, और आम जनता को पता नहीं लगता कि कौन से काम के लिए किसके पास जाना है। और जैसे आपने अभी यमुना का जिक्र किया, ये दिल्ली सरकार के पास काम है, और आप देख ही रहे हैं कि लगातार पिछले 8 साल में केजरीवाल जी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अब 2025 की डेडलाइन है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ LG साहब का, सक्सेना जी का, जिन्होंने आते ही जमुना को एक टास्क की तरह लिया, और लगातार जमुना जी के किनारे, जमुना में गिरने वाले नाले, और कैसे साफ पानी जमुना में जाए और इन नालों को बंद किया जाए, इस पे काम कर रहे हैं, और एक मिशन मोड में वो काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उनकी ये जो सक्रियता है, आने वाले समय में जो है ये जमुना अच्छी साफ होगी। और लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जमुना हमारी पवित्र नदी है, इसमें हम कूड़ा कचरा गंदगी जो डालते हैं, ये जो गली मोहल्ले के जो नाले हैं ना, छोटे छोटे नालियाँ, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सीवर सिस्टम के पैरेलल दिल्ली के अंदर नालियाँ और नाले हैं, जो कि जबरदस्ती MCD को मेंटेन करने पड़ते हैं। और ये सारे नाले आप जमुना पार में देखें तो शाहदरा ड्रेन है, वहाँ ये छोटे छोटे गलियों मोहल्लों की नालियों से सारा जो गंदा पानी है ड्रेन में आता है, शाहदरा ड्रेन में, वहां से लाखों टन गंदगी ये सीधी जमुना में जा रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से केजरीवाल जी से निवेदन है
कि दिल्ली में सीवर की व्यवस्था इतनी चुस्त की जाए कि गली मोहल्लों से जो नालियों में पानी है वो सीधा सीवर में जाए, सीवर से उसे पंपिंग करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके और पानी को साफ करके सिंचाई के लिए, वाटर बॉडीज के लिए और जमुना में फेंका जाए, तभी ये जमुना साफ होगी। ये ऐसे नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा है और एलजी साहब इसमें लगे हैं और मुझे लगता है उन्हीं के प्रयासों से जमुना साफ होगी। केजरीवाल जी तो सिर्फ वादा कर रहे हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं 2025 के चुनाव की। सॉरी 2025 तो मैंने बोल दिया आपको, तो दिल्ली के ही है। उससे पहले तो 2024 के चुनाव नहीं, आ जाएंगे। मैं एक टॉपिक और लेना चाहता हूँ आपके साथ। 2022 में हम जीते हैं और इस समय आपको पता है कि इस समय जो मेजॉरिटी है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार की है, दिल्ली में भी वो है। तो इस समय दिल्ली की जनता के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 8 साल में ये जो दिल्ली की सरकार है इसके 2 काम रहे हैं। जो काम ये नहीं कर सकते उसका ठीकरा एलजी, मोदी और इन सब पे फोड़ते हैं और जनता को गुमराह करते हैं कि काम इसलिए नहीं कर पाए। तो एक वो मतलब पिटी गेम कि भाई हम नहीं है, और जो काम दूसरा कर देता है उसका क्रेडिट लेने ये पहुंच जाते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि, और उससे क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि दिल्ली में आज चाहे वो परिवहन व्यवस्था देख लो, चाहे आपने जमुना का जिक्र किया उसे देख लो, चाहे सीवर की व्यवस्था देख लो, चाहे साफ पानी की देख लो। शीला जी के टाइम पे कम से कम 2 घंटे पानी तो आता था, आज सुबह सिर्फ 1 घंटे पानी आता है। तो और पॉल्यूशन, वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि काम के लिहाज से दिल्ली लगातार पिछड़ती जा रही है, क्योंकि केजरीवाल जी की आदत है कि जो काम दूसरा कर ले उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें किया कुछ नहीं है, और जो काम इससे नहीं हो रहा उसको किसी दूसरे पे दोष डालो। तो निगम में ये आने के बाद हम ये देखेंगे एज ए कस्टोडियन, जनता के रिप्रेजेंटेटिव, की ये दोनों जो हरकतें हैं निगम के अंदर ये ना कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अभी मैंने आपको बताया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट है, इनका एक पैसा नहीं लगा, आज तक कोई योजना इन्होंने, लेकिन ये बार बार पहुंच के उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस योजना पे हम काम कर रहे थे अगले 2 साल में ये खत्म होने वाली है। ऐसे ही जो लाइट्स हमने पूरी दिल्ली के अंदर 7.5 लाख लाइट्स हमने एलईडी कर दी, आज दिल्ली का हर कोना गली मोहल्ले चमक रहे हैं। लेकिन जो केजरीवाल जी के जिम्मे जो बड़ी पीडब्ल्यूडी की और बड़ी रोड्स है उनमें आज भी पीली लाइट है, ये उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे निम्न स्तर की जो राजनीति इन्होंने शुरू की है कि निगम जो है वो 1600 स्कूल ऑपरेट करता है और दिल्ली सरकार सिर्फ 1000 स्कूल ऑपरेट करती है। मैं आपको आपके दर्शकों को डाटा बताना चाहता हूँ कि निगम के जो 1600 स्कूल है वो सिर्फ 2900 करोड़ रुपए जो है उसमें हम लगाते हैं, और दिल्ली सरकार के 1000 स्कूलों पे 16000 करोड़ रुपए लगता है। तो आप सोच सकते हो कितना गुना ज्यादा पैसा दिल्ली के स्कूलों में लगा रहे हैं। अब इन्होंने एक नया खेल शुरू किया कि निगम के जो सबसे निकृष्ट, जो जैसे पैसे के अभाव में जो स्कूल हम नहीं बना पाए या जिनमें बहुत सारा अभाव है क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास, तो उन स्कूलों को ये विजिट करवा रहे हैं आतिशी मेयर के साथ, वो दिखा रहे हैं कि निगम ने कोई काम नहीं किया। हमारे पास, मैं कृष्ण नगर की बात करता हूँ, मेरे पास 10 स्कूल है, किसी स्कूल में आप आइए, बढ़िया स्कूल है, और बहुत सारे स्कूलों में तो हमने मॉडर्न फैसिलिटी जिसमें स्मार्ट क्लासेस हैं, 75 इंची के बोर्ड ऐसे लगाए हैं, ठंडे पानी की मशीनें हैं। ये सेकंड फेज में क्या करेंगे, इन स्कूलों को विजिट करेंगे और जनता को गुमराह करेंगे कि हमने स्कूलों को चेंज किया। तो मैं जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि इनकी एक एक हरकत पे नजर रखें, जो ये काम करें उन्हीं का इन्हें क्रेडिट दें, दूसरों के क्रेडिट हम इन्हें नहीं लेने देंगे। जो अच्छे काम अब तक चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे जिससे जनता को फायदा हो, और इनको भी मजबूर करेंगे कि दिल्ली सरकार से जितना पैसा वित्त आयोग का दिल्ली के निगमों को मिलना चाहिए उतना मिले, हर वार्ड के अंदर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो फंड्स की, जिससे सभी वार्डों को हम अच्छा करके और दिल्ली की जनता की सेवा करें। 2024 के चुनाव के बाद देखिए 2024 में तो पूरी देश को पता है कि मोदी जी जैसा नेता किसी भी देश को, किसी भी पार्टी को मिले, ये गर्व है। और आज हम देख रहे हैं कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, चाइना से जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे थे वो धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है, देश में कल कारखाने, जॉब्स बहुत क्रिएट हो रही हैं, बाहर के लोग छोड़कर जो हमारे देश का अच्छा टैलेंट था जो विदेशों में चला गया था, आज उसे इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नए नए ऑफिसेज बन रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं। तो ये जो सारा सिस्टम जो बन रहा है जनता देख रही है। तो 2024 में निश्चित तौर पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। चलिए सर, आखिरी में जाते जाते एक सवाल आप बताएं,
दीजिएगा, यूथ को क्या एनकरेज करते हैं, आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से बताते हैं? देखिए, जो नई पीढ़ी है वो हमारी शान है और वो हमारा फ्यूचर है। और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में व्यक्तिगत तरक्की तो रहती है, उसका टारगेट तो लेना चाहिए, लेकिन देश और समाज को भी आगे रखते चलना चाहिए। क्योंकि जब बड़े गोल की तरफ जाते हैं तो छोटे गोल्स अपने आप अचीव होते हैं। कई बार हम पैसे की तरफ ज़्यादा भागते हैं तो पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर हम काम की तरफ भागते हैं, क्वालिटी की तरफ भागते हैं, तो पैसा एज ए बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो आप जो भी काम करें उसे क्वालिटी करें, मतलब जो भी काम करें अच्छा करने की कोशिश करें और ये सोचें कि अच्छा काम मैं देश के लिए कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अपना जो नॉलेज है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उससे आप नॉलेज को गेन करें। जब तक आप नॉलेज को गेन नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। तो हर चीज़ में आपको नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज को गेन करें, देश के लिए सोचें, देश की तरक्की के साथ साथ अपनी तरक्की करें और समाज में सेवा भाव से और एक पॉजिटिविटी से काम करें। आपकी तरक्की भी होगी, देश का भी नाम होगा और हमारा फ्यूचर भी जो है सुदृढ़ होगा। सर, 2 शब्द राजनीति.com के लिए। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके फाउंडर मनोज कुमार अग्रवाल जी और मोहित स्वात्रा जी, मैं और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक समाज के अंदर जो एक पॉजिटिव माहौल बनाने की और किसके अंदर क्या पॉजिटिविटी छुपी है, जनता के इश्यूज को आप लेकर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका है। और मैं आने वाले समय में आपको और तरक्की मिले, आप जनता के बीच में जाके और इन मुद्दों को उठा के जनता की सेवा ऐसे ही करते रहे, तो मैं आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। ये थे कृष्णनगर से निगम पार्षद श्री संदीप कपूर जी हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ राजनीति.com पे। नमस्कार।